अपने कर रहे थे मुस्लिम लॉ, मोहम्मदन लॉ। और लास्ट में अपने टॉपिक किया था कि मुस्लिम विधि के सोर्सेस कौन से हैं, स्रोत कौन से हैं। साथ में एक टॉपिक अपने ये भी किया था कि हु इज मुस्लिम, मुस्लिम कौन है, और मुस्लिम आप कहते हो कि विधि के अंदर इस्लाम के सिद्धांत क्या है, डॉक्ट्राइन। तो ये किया था। आज का अपना टॉपिक रहेगा कि मैरिज, जिसको विवाह कहा जाता है, और मुस्लिम लोगों के अंदर इसको निकाह कहा जाता है। क्वेश्चन आ जाता है कि मुस्लिम विवाह, निकाह, मैरिज को डिफाइन कीजिए, और एक मुस्लिम विवाह के क्या आवश्यक तत्व है उसके बारे में बताइए, और कब मैरिज को बातिल या फासिद कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि आपने हिंदू लॉ पढ़ा, तो हिंदू लॉ के अंदर भी आपने मैरिज का एक कंसेप्ट था, उसको पढ़ा। उसके अंदर आपने यही क्वेश्चन किया था कि मैरिज क्या है हिंदू, उसकी नेचर क्या है, क्या क्या इसके लिए एसेंशियल जो कंडीशंस हैं वो क्या है, जरूरी आवश्यक शर्तें। ऐसे मुस्लिम लॉ के अंदर भी एक क्वेश्चन आता है मैरिज पर, जिसको निकाह कहा जाता है। ये है क्या, इसको डिफाइन कीजिए, इसकी नेचर क्या है, इसके बारे में बताइए। ठीक है, तो मुस्लिम लॉ के अंदर मैरिज को निकाह कहा जाता है, स्त्री और पुरुष का यौन संयोग। ठीक है, दो ऑपोजिट जेंडर के लोगों के बीच में एक, आप कह सकते हो, स्थायी एक समझौता, संविदा। ठीक है, और काफी डेफिनेशन दे रखी है इसकी। जैसे मुल्ला के अनुसार मैरिज एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसका उद्देश्य संतान उत्पत्ति एवं संभोग को वैधता प्रदान करना है। पिछली सी बात है कि एक ऐसा रिलेशन है, एक ऐसा एक समझौता है, कॉन्ट्रैक्ट है, संविदा है, जिसका उद्देश्य क्या है, जो रिलेशन बन रहा है उसको वैध बनाना, वैलिड। ठीक है, और जो बच्चे पैदा होंगे उनको वैधता प्रदान करना। ठीक है, हिदायत के अनुसार विवाह एक ऐसी विधिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा स्त्री और पुरुष के बीच में समागम, संतानोत्पत्ति और धर्म तत्व को पूर्ण रूप वैध बनाया जाता है। विवाह एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट होते हुए भी शर्तात्मक कार्य है। मतलब कुछ एक जो इसके अंदर राइटर है या जुरिस्टिक है, ठीक है, वो इसको क्या मानते हैं, एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, जो पुरुष और स्त्री के बीच में रिलेशन बन रहा है उसको वैलिड बनाने के लिए मैरिज है, और जो बच्चे पैदा होंगे उनको वैधता प्रदान करने के लिए। ठीक है, और कुछ इसको संस्कार भी मानते हैं। संस्कार मतलब एक पवित्र रिश्ता। ठीक है, अब्दुल रहीम के मत के अनुसार विवाह सारथ एक सिविल संविदा होते हुए भी एक शर्तात्मक कार्य है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन किसकी है, अब्दुल रहीम की, सॉरी। अमीर अली के अनुसार विवाह एक ऐसी संस्था है जिसका उद्भव समाज की रक्षा के लिए हुआ, सोसाइटी की रक्षा के लिए। अगर मान लो मैरिज ना होगी तो फिर वो रिश्ते नाजायज माने जाएंगे। तो मैरिज एक ऐसा है जो सोसाइटी की रक्षा के लिए बनाया गया है कंसेप्ट। इसका उद्देश्य मानव समुदायों को निकृष्टता और भ्रष्टता से बचाना है, भ्रष्ट होने से बचाना है। ठीक है, तो काफी डेफिनेशन है, आप उनमें से कितनी भी लिख सकते हो, 4-5। ठीक है, तो पैगंबर मोहम्मद साहब ने भी कहा था, पैगंबर साहब ने भी, कि इस्लाम में साधु जैसा कोई जीवन व्यतीत करने की कोई प्रथा नहीं, कोई बात नहीं। हर व्यक्ति को मैरिज करनी चाहिए और उसका अधिक से अधिक आनंद उठाना चाहिए। तो इन सारी चीजों को पढ़कर ये लगता है कि मुस्लिम लॉ के अंदर जो मैरिज है उसका उद्देश्य क्या है। सीधी सी बात है, विवाह का आनंद उठाना। ठीक है, संतान उत्पत्ति करना, और संतान को औरस्ता मतलब लेजिटिमेट बनाने के लिए आप कह सकते मैरिज आया। ठीक है, अब कई इसको मतलब सिविल कॉन्ट्रैक्ट मानते हैं, और कई इसको एक धार्मिक आप कह सकते शर्तात्मक कार्य भी मानते हैं जो सोसाइटी की रक्षा के लिए बना है। अब कहते हैं विवाह की अनिवार्यताएं क्या है, एसेंशियल्स क्या है, क्या क्या शर्तें हैं। ठीक है, तो जैसे आपने हिंदू लॉ के अंदर पढ़ा, सेक्शन 5 के अंदर वैलिड कंडीशन दे रखा है ना, भी क्या क्या कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। ऐसे मुस्लिम लॉ के अंदर भी एक वैलिड मैरिज के लिए क्या क्या कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए।
तो पहली क्या है कि जो पार्टी है मैरिज करने जा रही है वो सक्षम होनी चाहिए। अब सक्षम किसको कहोगे? कॉम्पिटेंट। कॉम्पिटेंट किसको कहोगे? अकॉर्डिंग टू मुस्लिम लॉ मैरिज हो रही है तो दोनों का मुस्लिम होना जरूरी है, मेजर होना जरूरी है। मेजर मतलब मेजोरिटी की जो एज है वो प्राप्त हो चुकी हो, प्राप्त कर ली हो, और साउंड माइंड होना जरूरी है। साउंड माइंड मतलब दिमागी हालत सही होनी चाहिए। पागल पर्सन कंसेंट नहीं दे सकता, कंसेंट जरूरी है। तो यहां पर मेजोरिटी की एज कितनी है? ठीक है, सीधी सी बात है 15 साल, 15 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेने पर। ठीक है भाई, वयस्कता से अभिप्राय यहां दोनों पक्षकारों का 15 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेने से, दोनों पक्षकारों की एज 15 साल होनी चाहिए। भाई जैसे आप पढ़ते हो नॉर्मल लॉ, उसके अंदर तो दे रखा है 18 साल, लेकिन यहां पर मुस्लिम लॉ के अंदर, ठीक है, ये कल्चर के अकॉर्डिंग है, रिवाजों के अकॉर्डिंग, तो यहां पर 15 साल माना गया। ठीक है, ओनली फॉर मैरिज। ठीक है, उसके लिए, उस पर्पस के लिए 15 साल एज मेजोरिटी के, बाकी सभी पर्पस के लिए 18 साल ही है। ठीक है, तो ये है। और हिदायत के अनुसार तो इसको कम माना गया, 12 वर्ष और 9 वर्ष। ठीक है, तो ये अलग चीज है। उसके बाद आता है दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी शर्त क्या है? प्रस्ताव और स्वीकृति। प्रस्ताव और स्वीकृति, प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस। भी एक तरफ से प्रपोजल रखा जाएगा, प्रस्ताव, क्या तुम्हें निकाह कबूल है, दूसरी तरफ से एक्सेप्टेंस की जाएगी, हाँ मुझे कबूल है, तो इसको इज्जत व कबूल कहा जाता है। ठीक है, तो प्रस्ताव और स्वीकृति का कोई प्रारूप नहीं है कि हाँ ऐसे ही बोलना है, या ये इशारों द्वारा या मुस्कुराकर या कुछ भी, ऐसे भी एक्सेप्टेंस हो सकती है। ठीक है, उसके बाद तीसरी चीज है एक ही बैठक, इन वन मीटिंग। ठीक है, एक बैठक के अंदर होना चाहिए, संपन्न होना चाहिए। प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस, जो इज्जत व कबूल हो रहा है वो वन मीटिंग के अंदर होना चाहिए। ठीक है, एक मीटिंग में नहीं है तो वो वैलिड नहीं माना जाता। जैसे आज यहां पर कोई प्रपोजल कर रहा है, कल को यहां पर एक्सेप्टेंस होगी तो वो नहीं माना जाएगा। आमने सामने, बिना किसी कंटिन्यू, मतलब लगातार आप कह सकते हो, बिना किसी व्यवधान के होना चाहिए एक ही बैठक। ठीक है, मतलब एक बैठक का मतलब क्या है? एक ही समय पर दोनों पार्टी हाजिर है। ठीक है, ठीक है, लेकिन यहां पर यह भी है कि क्या पत्र व्यवहार द्वारा प्रस्ताव और स्वीकृति की औपचारिकता को युक्त समय में पूरा किया जाना अनिवार्य है? बाय लेटर हो सकता है, बाय लेटर भी हो सकता है। कैसे? मतलब प्रपोजल भेजा गया बाय लेटर, लेकिन जब वो मिला उसी समय इमीडिएट उसका जवाब दे दिया, तो जो भी कम्युनिकेशन के साधन है उसके द्वारा भी हो सकता है, लेकिन बिना रुकावट के। ठीक है, वैलिड माना गया इसको। चौथा है फ्री कंसेंट। अब शादी कर रहे हो तो सहमति तो होनी चाहिए, और सहमति जो कंसेंट है ओनली वही होना जरूरी नहीं है, उसका फ्री भी होना जरूरी। झूठ बोलकर या फ्रॉड से या डरा धमका कर या कुछ ऐसा, उससे मुक्त होनी चाहिए। ठीक है, उससे मुक्त होनी चाहिए कंसेंट। ठीक है, अगर मान लो अब जो कंसेंट है वो कैसे दी जा सकती है? भी कैसे भी, जैसे कि मान लो भी ये कोई उसका कोई पूरा वो परफॉर्मा नहीं है कि आपको ऐसे बोलना ही पड़ेगा, आप किसी भी तरीके से दे सकते हो, हंसकर, मुस्कुराकर, तो उसको कंसेंट कहा जाता है। अब उसके बाद है विटनेस। विटनेस होने चाहिए, साक्षियों की उपस्थिति होनी चाहिए। एक वैलिड मैरिज के लिए एक कंडीशन है विवाह के समय 2 साक्षियों की हाजिरी। ठीक है, मतलब साक्षियों का एक तो मुस्लिम होना जरूरी है, मेजर तो होंगी, और दूसरी बात क्या वो, अब यहां पर यह है कि कितने विटनेस हो सकते हैं? 2 पुरुष हो तो सफिशिएंट है, या फिर 1 पुरुष और प्लस 2 लेडीज हो सकते हैं विटनेस, इतने तो चाहिए। जो विटनेस है वो ब्लाइंड जो व्यक्ति है विटनेस हो सकता है, हो सकता है। जिसको जो बोल नहीं सकता, क्या वो हो सकता है? वो भी हो सकता है। जिसको सुनाई नहीं दे रहा वो हो सकता है क्या? वो नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पर जो कम्युनिकेशन हो रही है
इसे वो कबूल हो रहा है वो सुनाई देना चाहिए, ठीक है, वो सुनाई देना चाहिए। उसके बाद है कुछ एक आप कह सकते हो डिग्रियां हैं उसके अंदर मैरिज नहीं कर सकते, ठीक है, कुछ एक रिलेशंस हैं उनके अंदर मैरिज नहीं की जा सकती, जिसको प्रोहिबिट डिग्री कहा जाता है, निषिद्ध अस्थियों का अभाव, ठीक है, जैसे कि ब्लड रिलेशन है, मैरिज रिलेशन है, धात्रीय संबंध है। ब्लड रिलेशन मतलब जैसे कि जिसके साथ खून का रिश्ता है, जैसे अपनी माता या दादी चाहे जितनी पीढ़ी ऊपर, अपनी पुत्री पौत्री चाहे जितनी पीढ़ी नीचे ऊपर नीचे, ठीक है, ऊपर जाओगे तो दादा दादी माता ऐसे मिलेगी लेडीज, नीचे जाओगी तो लड़की पोती, ठीक है, आगे पड़पोते ऐसे मिलेंगी, चाहे बहन हो चाहे सगी हो चाहे रक्त संबंधी चाहे कोदर हो, अपनी भतीजी चाहे जितनी पीढ़ी नीचे हो ब्लड रिलेशन है, अपनी चाची फूफी मौसी या मामी, ठीक है, इनके साथ भी नहीं कर सकते, ये ब्लड रिलेशन के अंदर आएगी। दूसरा रिलेशन है मैरिज रिलेशन। मैरिज रिलेशन मतलब एक पुरुष इन लेडीज के साथ शादी नहीं कर सकता, अपनी पत्नी की माता या पत्नी की माता चाहे जितनी पीढ़ी ऊपर हो, भाई पहले से एक मैरिज हो गई है, ठीक है, तो 4 मैरिज तो वैलिड माना गया अकॉर्डिंग टू मुस्लिम लोग एट ए वन टाइम, ठीक है, तो यहां पर पहले से मैरिज हो चुकी है तो उसकी जो वाइफ है पहली उसकी माता की माता चाहे जितनी पीढ़ी ऊपर, तो मैरिज रिलेशन हो गया ना, बीच में वाइफ आ रही है उसके थ्रू जुड़ रहा है। अपनी पत्नी की पुत्री चाहे जितनी पीढ़ी नीचे हो सकता है कि पहले की लड़की हो उसकी, तो उसके साथ भी नहीं कर सकता। अपने पिता या पितामह की पत्नी, पिता मतलब पिता की पत्नी तो माता ही होगी, हो सकता है सुतेली माता, दादी होगी, हो सकता है सुतेली दादी, तो वो भी नहीं इसके अंदर आना चाहिए, ठीक है। अपने पुत्र के पुत्र या पुत्री के पुत्र की पत्नी, ठीक है, तो इनके साथ मैरिज के थ्रू रिलेशन जुड़ा है, रिश्ता तो किससे जुड़ा है कि मैरिज हुई एक उसके थ्रू जुड़ा है, तो इनसे भी मैरिज नहीं की जा सकती। अब धात्रीय संबंध क्या है? धात्रीय संबंध का मतलब होता है कि संबंधी स्त्री के साथ विवाह नहीं कर सकता। धात्रीय संबंध से मीनिंग ऐसे रिलेशन से है जिसके अंतर्गत एक बच्चा किसी स्त्री का दूध मतलब निश्चित समय तक पीता है, और कभी कभी एक से अधिक बच्चे एक ही स्त्री का दूध पीते हैं, एक निश्चित टाइम तक, एक पीरियड तक 2 बच्चों ने दूध पिया है एक ही लेडीज का, ठीक है, चाहे वो उनके अंदर कोई रिलेशन ना हो बच्चों के बीच में, ठीक है, भाई बहन ना हो, लेकिन वो फिर भी शादी नहीं कर सकते क्योंकि उनके बीच में धात्रीय संबंध बन गया, ठीक है। अब यहां पर मान लो भी अगर इन डिग्रियों के अंदर शादी की जाती है तो ये प्रोहिबिटेड है, स्थायी, परमानेंट, एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन है, नहीं कर सकते। अगर कर ली तो मैरिज क्या हो जाएगी, क्या होगी, वॉइड को क्या कहा जाता है मुस्लिम लोग के अंदर, बातिल। लेकिन कुछ एक और भी चीजें हैं जो अस्थायी प्रतिषेध है, रिलेटिव प्रोहिबिशन, जिसके अंदर कुछ करके आप उसको सही कर सकते हो, जैसे विटनेस नहीं थे तो लेकिन बाद में रेक्टिफिकेशन करवा दिया तो हो सकता है। 5वीं पत्नी से किया गया विवाह, तो ये क्या वॉइड है? क्या वॉइड नहीं है, ये आप कह सकते हो ये इरेगुलर है, इसको रेगुलर किया जा सकता है। जैसे कि मान लो 5 पहले से 4 बीवियां हैं, एक शादी और कर ली, ठीक है, तो वो शादी बातिल है क्या, वॉइड है क्या? वॉइड नहीं है, कुछ करके इसको सही किया जा सकता है। कैसे? जो पहले 4 बीवियां हैं उनमें से एक को तलाक दे दो, ठीक है। इद्दत की अवधि के दौरान किया गया विवाह, इद्दत पीरियड के अंदर मैरिज नहीं कर सकती लेडीज, अगर करती है तो वो मैरिज वॉइड नहीं हो जाती, वो इरेगुलर है, उसको रेगुलर किया जा सकता है। कैसे? जैसे इद्दत पीरियड खत्म हुआ वो मैरिज वैलिड हो जाएगी। अलग पंथ की लेडीज के साथ कर लिया तो अगर धर्म चेंज कर लिया बाद में तो वो रेगुलर हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें हैं, ठीक है, अगर ऐसे आप कह सकते हो कि ये अस्थायी प्रतिषेध है जिनको सुधार किया जा सकता है, सही किया जा सकता है, ठीक है, सही किया जा सकता है, ठीक है। और धार्मिक समारोह होना जरूरी है क्या?
इसकी जरूरत नहीं है। इजब व कबूल सफिशिएंट है, इजब व कबूल सफिशिएंट है। अब मैरिज बातिल, फासिद या आप कह सकते हो सही हो सकती है। विद्यमान्य वैलिड मैरिज को क्या कहा जाता है? सही, जिसके अंदर सारी टर्म एंड कंडीशन फुलफिल कर ली है, कोई भी कमी नहीं है, उस मैरिज को क्या कहा जाएगा? वैलिड। वैलिड को आप नॉर्मल भाषा में क्या कहते हो? सही है, सारा कुछ सही तो सही है, ठीक है। एक मैरिज होती है अवैध अर्थात शून्य, जिसको वॉइड कहा जाता है, और मुस्लिम लॉ के अंदर इसको बातिल कहा जाता है, जैसे प्रोहिबिट डिग्री के अंदर करते हो, ठीक है। ब्लड रिलेशन, धात्रीय संबंध में मैरिज रिलेशन के अंदर मैरिज कर ली, तो वो मैरिज क्या कहलाती है? बातिल। बातिल का मतलब शून्य, जीरो। एक होता फासिद और इर्रेगुलर। फासिद इर्रेगुलर का मतलब क्या होता है? अमान्य, जिसको मान्य बनाया जा सकता है, जैसे 5वीं पत्नी से किया गया विवाह, तो ये क्या बातिल है? बातिल नहीं। क्या ये सही है? सही भी नहीं है। तो फिर क्या है? ये फासिद है। फासिद मतलब इर्रेगुलर, जिसको रेगुलर किया जा सकता है, ठीक है, रेगुलर किया जा सकता है। भाई जो पहले 4 पत्नी उनमें से एक को तलाक दे दो तो हो सकता है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, ये तीन प्रकार की मैरिज। ऐसा विवाह जो विद्यमान्य विवाह के समय समस्त शर्तों को पूरा करता है, सारी कंडीशन पूरी हुई है, तो वो तो सही है, वैलिड है। प्रोहिबिट डिग्री के अंदर कर लिया, उस शर्त का उल्लंघन किया है, तो बातिल, वॉइड मैरिज है, जीरो। जीरो का मतलब क्या होता है? शून्य, जिसका कोई भी एब्सोल्युटली प्रोहिबिशन है ये, ठीक है, कर ही नहीं सकते, जीरो है मैरिज। और तीसरी मैरिज आपको बताई अस्थायी प्रतिषेध वाली, इर्रेगुलर, जिसको आप फासिद कहते हो, अमान्य, जिसको मान्य किया जा सकता है, कुछ करके मान्य बनाया जा सकता है। जैसे इद्दत की अवधि के दौरान मैरिज कर ली, तो वो वैलिड कब बनी जाएगी? जब वो इद्दत कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, इद्दत कंप्लीट हो जाएगा। हाँ जी, तो ये था आपका टॉपिक कि मुस्लिम लॉ के अंदर जो निकाह है उसकी नेचर क्या है और इसके लिए क्या क्या शर्तें हैं एक वैलिड सही मैरिज के लिए, और मैरिज कितने प्रकार की होती है? बातिल, फासिद, ठीक है, सही, ये 3 प्रकार की है, ठीक है। अब उसके बाद इस पर मैरिज पर एक क्वेश्चन आता है कि जो मुस्लिम लॉ है उसके अंदर जो मैरिज है वो संस्कार है या संविदा, ठीक है, संस्कार, सैक्रामेंट या सिविल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो देखो बहुत सारे विधिवेत्ता हैं, जुरिस्टिक हैं, उन्होंने अपने अपने विचार दिए। कोई इसको एक प्योरली सिविल कॉन्ट्रैक्ट मानता है, कोई इसको मानता है कि हाँ नहीं, सिविल कॉन्ट्रैक्ट नहीं, ये एक संस्कार है। मुल्ला के अनुसार जैसे विवाह एक संविदा है जिसका उद्देश्य क्या है? संतान उत्पत्ति और संभोग को वैधता प्रदान करना। हिदाये ने भी ऐसी बात कही है, ठीक है, कि एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या होता है कि स्त्री और पुरुष के बीच में जो संभोग हो रहा है या बच्चे पैदा हो रहे हैं या, ठीक है, तो उनको वैध बनाता है, ठीक है। तो बेली ने भी ऐसे कहा है कि 2 ऑपोजिट जेंडर के व्यक्तियों के बीच में एक स्थायी और व्यवहारिक संविदा है एक, ठीक है। अमीर अली ने मुस्लिम विधि के अंतर्गत विवाह सारत एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है, ये कहा है, ठीक है। और बहुत सारे और भी हैं। पैगंबर मोहम्मद साहब ने भी कहा है कि इस्लाम में साधु जैसा जीवन व्यतीत करने की कोई बात नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति को मैरिज करनी चाहिए, उसका आनंद लेना चाहिए, ठीक है। और कई इसको कहते हैं कि ये संस्कार भी है, ठीक है, संस्कार भी है, ये सोसाइटी की रक्षा के लिए बना, ठीक है, उसको गलत काम से बचाने के लिए, सीधी सी बात। अब कहते हैं कि कौन से वो तत्व है जहां से लग रहा है कि ये सिविल कॉन्ट्रैक्ट है। पहला, जैसे आपने कॉन्ट्रैक्ट लॉ पढ़ा, उसके अंदर पहली चीज क्या है? प्रपोजल, एक्सेप्टेंस, ठीक है। तो देखो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस होती है। एक पार्टी प्रपोजल करती है, दूसरी पार्टी एक्सेप्ट करती है, ठीक है। यहां भी प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस है, जिसको इज़्ज़त व कबूल कहा जाता है, इज़्ज़त व कबूल कहा जाता है। दूसरी चीज क्या है? कंसीडरेशन, प्रतिफल। कंसीडरेशन, प्रतिफल भाई कॉन्ट्रैक्ट में भी होता है, लेकिन यहां पर क्या है? महर की राशि जो दी जाती है पति द्वारा पत्नी को,
ठीक है। तीसरी चीज भी, जैसे कॉन्ट्रैक्ट जो कम्युनिकेशन के माध्यम है, बाय लेटर, बाय टेलीफोन, इंटरनेट, उसके द्वारा हो सकता है, यहां भी हो सकता है। ठीक है, यहां भी हो सकता है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे तलाक, डाइवोर्स। तो जैसे कॉन्ट्रैक्ट को पार्टी ब्रीच कर सकती है, मतलब आसानी से उसको तोड़ सकती है, लेकिन यहां भी उसको तोड़ा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि तलाक काफी आसान है यहां पर, विवाह विच्छेद करना। ठीक है, और ये है, लेकिन हिंदू लॉ के अंदर ऐसा नहीं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, जो मतलब कोई इसको एक कॉन्ट्रैक्ट बनाता है, एक संविदा का रूप देता है। ठीक है, तो इसको ना तो आप प्योरली कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, ना ही प्योरली संस्कार क्वासी आप कह सकते हो। ठीक है, तो ये है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस पूछ लिया जाता है। हाँ जी, क्लियर हुआ? यस सर, यस सर। उसके बाद आपका टॉपिक आता है महर। महर क्या है? मुस्लिम विवाह के अंदर महर, मुस्लिम लॉ के अंदर महर एक आवश्यक कंसेप्ट है, मतलब एक आवश्यक चीज है। इसके बिना मैरिज कंप्लीट नहीं होता। ठीक है, अगर विवाह की संविदा में महर निश्चित नहीं है तो यह उपधारणा कर ली जाती है कि महर अनिवार्य रूप से देना पड़ेगा। कहने का मतलब महर जरूरी है फॉर मैरिज, चाहे मैरिज आपने निश्चित किया है चाहे नहीं किया, देना तो पड़ेगा। निश्चित कर लिया तो भी ठीक है, नहीं किया तो भी देना पड़ेगा। ठीक है, रीजनेबल। तो महर क्या है? तो कई इसके बारे में डेफिनेशन है कि महर पत्नी को विवाह के एवज में दिया जाने वाला प्रतिफल है, एक प्रकार का कंसिडरेशन जो पति द्वारा पत्नी को दिया जाता है विवाह के एवज में। किसको? पत्नी को। ठीक है, तो पुराने समय में ये पत्नी के पिता को दिया जाता था, बाद में पत्नी को दिया जाने लगा। ठीक है, कहने का मतलब कई अब जो है, आप कह सकते हो विल्सन है जैसे, उन्होंने कहा है कि ये महर पत्नी द्वारा शरीर के समर्पण का प्रतिफल है। ठीक है, पत्नी सरेंडर करती है अपने आप को, तो उसके बदले में दिया जाने वाला प्रतिफल है। ठीक है, और आप कह सकते हो कि कईयों का मानना है कि ये एक प्रकार की रिस्पेक्ट है पत्नी के प्रति, महर। ठीक है, तो इन सारी डेफिनेशन से ये क्लियर होता है कि ये एक प्रकार का प्रतिफल है, पति द्वारा पत्नी को दिया जाता है। ठीक है, पत्नी को उसके शरीर के समर्पण के प्रयोजनार्थ दे होता है, रिस्पेक्ट के रूप में भी कह सकते हो। ठीक है, ठीक है, और ये इसका उद्देश्य क्या है, ये क्यों लाया गया, इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है? देखो, पति की यहां पर पावर है भी, वो 4 मैरिज कर सकता है। ठीक है, और आसानी से तलाक भी हो जाता है। ठीक है, तो उसकी जो ये निरंकुश पावर है उस पर थोड़ा सा रोक लगानी। विकल्प को वो मान लो भी सेकंड मैरिज करता है तो वहां भी महर देना पड़ेगा, या तलाक दे रहा है तो वहां महर, तो थोड़ा सा उसको मतलब बर्डन तो आएगा। तो इसलिए उसकी जो ये पावर है उस पर रोक लगाने के लिए। अब महर के प्रकार क्या है, टाइप्स ऑफ महर? तो एक तो होता है प्रॉम्प्ट डावर, आप इंग्लिश में याद रखें, इनको आसानी से हो जाएगा, जिसको कहा जाता है मुअज्जल। ठीक है, एक होता है डेफर्ड, जिसको कहा जाता है मुवज्जल। एक मुअज्जल है, एक मुवज्जल है। ठीक है, प्रॉम्प्ट और डेफर्ड। एक होता है स्पेसिफाइड, निश्चित महर, जो निश्चित किया जाता है। एक होता है उचित, रिवाजी, कस्टमरी, आप कह सकते प्रॉपर महर। ठीक है, रीजनेबल आप कह सकते हो। अब जो तत्कालिक महर है, तत्कालिक मतलब प्रॉम्प्ट। ठीक है, ये ऐसा महर है जो विवाह के बाद पत्नी इसकी तुरंत मांग कर सकती है, तत्काल, इमीडिएटली आफ्टर मैरिज। ठीक है, और अगर पति द्वारा ये नहीं दिया जाता
तो पत्नी रिलेशन बनाने से इनकार कर सकती है। ये पत्नी पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहां पर पत्नी इमीडिएट मांग सकती है पति से, पति को देना पड़ेगा। अगर नहीं देता तो वो रिलेशन बनाने से इनकार कर सकती है। हाँ, छोड़ भी सकती है, वो उसकी मर्जी, वो उसकी मर्जी, ठीक है, तत्कालिक, इमीडिएट, ठीक है। ऐसे होता है कि मान लो भी जब भी मैरिज होती है तो जो महर है वो निश्चित किया जाता है। कितना भी हो सकता है, इसकी कोई एरिया क्राइटेरिया नहीं, कोई कितना होगा। तो देखो, मान लो 1 लाख रुपए सेट कर लिया, तो उसमें से ये भी तय करना होगा कि कितना प्रॉम्प्ट होगा, कितना डेफर्ड होगा। अब उसमें से तय कर लिया कि साहब 50,000 पे प्रॉम्प्ट होगा, 50,000 पे डेफर्ड होगा। अब जो प्रॉम्प्ट है 50,000 पे, वो तुरंत शादी के बाद देना पड़ेगा इमीडिएटली। अगर ना दे तो पत्नी रिलेशन बनाने से इनकार कर सकती है। हाँ, उसकी मर्जी है, वो छोड़ भी सकती है कि बाद में ले लूं, ये भी ठीक है। अगर तय कर लिया कि 1 लाख रुपए होगा महर, लेकिन ये तय नहीं किया कि कितना प्रॉम्प्ट होगा, कितना डेफर्ड होगा, सीधी सी बात है, तो वहां पर सारा का सारा महर प्रॉम्प्ट माना जाएगा। पत्नी मांग सकती है आफ्टर मैरिज इमीडिएटली, पति को देना पड़ेगा। उसके बाद है अस्थगित महर। अस्थगित महर से अभिप्राय जो पत्नी की मांग पर नहीं होता, ठीक है, ये मृत्यु या तलाक की द्वारा विवाह के आप कह सकते हो टूटने पर, विघटन पर देय होता है, ठीक है। मान लो पति ने तलाक दे दिया, तलाक इरिवोकेबल हो गया, पक्का हो गया, तो फिर ड्यू हो गया महर, देना पड़ेगा आफ्टर डाइवोर्स, ठीक है। और उसके बाद अगर पति की डेथ हो जाए तो भी ये ड्यू हो जाता है, तो उसकी प्रॉपर्टी से वो रिकवर कर सकती है। सीधी सी बात, पत्नी द्वारा मांगा नहीं जाता, लेकिन देना पड़ता है, ठीक है। जब तलाक दिया जाता है, तलाक पक्का हो गया या मृत्यु होगी उस व्यक्ति की, ठीक है। लेकिन पति चाहे तो इसको पहले भी दे सकता है, इमीडिएट भी दे सकता है, वो उसकी मर्जी, कभी भी भुगतान इसका कर सकता है, ठीक है। उसके बाद आया निश्चित महर। निश्चित मतलब सर्टेन, स्पेसिफाइड, ठीक है। भी महर आप कह सकते हो से अभिप्राय ऐसे महर से है, निश्चित महर, जो पति द्वारा सुनिश्चित किया जाता है कि कितनी राशि है, उसका निर्धारण किया जाता है। तो ये कैसे डिसाइड किया जाता है? दोनों मतलब मैरिज हो रही है तो दो फैमिलियों के बीच में मैरिज हो रही है, तो वो सारे बैठते हैं और वो डिसाइड करते हैं भी इतना महर होगा, ठीक है। और ये राशि इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि उत्तराधिकारियों को कुछ मिले ना। भी देखो, हैसियत के हिसाब से हर व्यक्ति का एक लाइफस्टाइल होता है, उसका लिविंग स्टैंडर्ड होता है, उस हिसाब से जैसे मेंटेनेंस है ना, वैसे ही सेम ये चीज आप कह सकते हो कि उनकी परिस्थितियों के हिसाब से ये तय किया जाता है, ठीक है। भी पति और पत्नी का स्तर क्या है, ठीक है। पति की तलाक देने की निर्कुश शक्ति, उसको देखते हुए परिवार की स्थिति क्या है, पति कितना कमाता है, क्या है प्रॉपर्टी उसका, ठीक है। और पत्नी की परिवार की स्थिति क्या है, उसकी पसंद क्या है, वो कितना पढ़ी लिखी है, ये सारी चीजें देखते हुए महर तय किया जाता है, उसको कहते हैं स्पेसिफाइड। तय कर लिया, स्पेसिफाइड। एक होता है उचित महर। उचित महर से मीनिंग ऐसे महर से है, ठीक है, भी अभिप्राय ऐसे महर से है जिससे आप कह सकते हो निर्धारित नहीं किया जाता पहले एट द टाइम ऑफ मैरिज, ठीक है। लेकिन पत्नी देखो पाने की हकदार तो है, चाहे आपने पहले निर्धारित नहीं किया, लेकिन पत्नी ले ही तो सही में है, छोड़ वही तो उसका राइट, ये तो मतलब एक जरूरी है मैरिज के अंदर, तो महर तो होना ही चाहिए। अगर पहले से आपने डिसाइड नहीं किया कि इतना होगा, लेकिन फिर भी पति अगर तलाक देता तो देना तो पड़ेगा, तो कितना देना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए कुछ सिद्धांत, कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है, उसके हिसाब से सेट किया जाता है कि पति की आर्थिक स्थिति क्या है, पत्नी का स्तर क्या है। जैसे मेंटेनेंस होता है ना, हाँ आपको देना पड़ेगा कितना, कोर्ट तय करता है, ऐसे ही यहां पर सेट करना पड़ेगा उसकी परिवार की स्थिति, पत्नी का स्तर, पति की पैतृक परिवार की स्त्रियों द्वारा ली गई महर की राशि, ठीक है, और पति के परिवार में स्त्रियों द्वारा प्राप्त की गई राशि कितनी प्राप्त की गई थी, और जो सामाजिक परिस्थितियां भी इस एरिया में कितना चल रहा है, तो ये भी।
तो यहां उल्लेखनीय कि मेहर की कोई निर्धारित राशि नहीं है, कोई स्पेसिफाइड नहीं कि इतना ही होगा, इतना हो सकता है। कुरान में यहां तक कहा गया कि कुबेर जो पर्वत उसके बराबर अगर सोना भी मेहर में दिया जाए वो भी कम है। अब पैगंबर मोहम्मद साहब ने कहा है कि कुरान की शिक्षा दिया जाना भी पर्याप्त में है। अब कुरान की शिक्षा दे तो वो भी पर्याप्त है, भी कितना भी हो सकता है। 2 मुट्ठी खजूर, 1 जोड़ी जूता भी पर्याप्त मेहर हो सकता है। 1 पर्वत समान सोना दे दो तो वो भी कम है। कुरान की शिक्षा दी जाती है वो भी पर्याप्त है। तो देखो कोई निर्धारित सीमा नहीं, ठीक है। तो ये है, तो ये था आपका टॉपिक मेहर और मैरिज। मैरिज का ही जरूरी पार्ट है मेहर, ठीक है। ये जरूरी होता है हर मैरिज के अंदर, इसके बिना शादी कंप्लीट हुई नहीं मानी जाती। हाँ जी, क्लियर हुआ? Sir, meher the type the